हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज में कंज्यूमर थ्योरी के बहुत ही बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दोस्तों, हमने कंज्यूमर थ्योरी को काफी डिटेल में स्टडी किया, जहां हम लोगों ने प्रेफरेंसेस के बारे में बात करी, बजट कंस्ट्रेंट के बारे में बात करी, यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में बात करी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईसीस की डेरिवेशन हम लोगों ने करी। हमने ऑर्डिनल थ्योरी का कंज्यूमर थ्योरी बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो आज वो दिन है जो जब हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा है उसका एक्चुअल में क्वेश्चंस में किस तरीके से इस्तेमाल होता है। और आज तो हम ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब ये हमारे ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, फिर मैं एक असाइनमेंट डिस्कशन आप लोगों से करूंगा। कुछ बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जो आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होंगे। वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सेमिकॉन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप अल्फा सीरीज, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अल्फा सीरीज वाले फोल्डर पे जा सकते हैं। आपको आपके सारे टॉपिक्स वहां पर मिल जाएंगे। और आप अगर हमारे चैनल से ऑलरेडी पढ़ते हैं, पुराने स्टूडेंट हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना नहीं भूलना। ठीक है, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, एक तरह का फीडबैक होता है वो। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। तो अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। और हाँ, ये जितने भी नोट्स हैं, क्लास नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सब के सब हमारी आपकी प्यारी सी वेबसाइट semiconclasses.com पर अपलोडेड है। आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। अलावा जो हमारा एग्जाम कॉन्टेस्ट है वो इसी प्रकार का रहता है कि वो कहता है सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वैल्यू। शुरुआत आपकी यहाँ से होगी। ध्यान रखना, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, बजट कंस्टेंट आपको गिवन होगा। अब मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, प्रेफरेंसेस लिख रहा हूँ। अब आप पहले सारे लिख लेंगे और फिर हम हल करके उन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यूटिलिटी फंक्शन सबसे इजी आएगा, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। मैं पहले सारे आपके प्रेफरेंसेस लिखूंगा। क्या होगा? यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। एक बार सारे लिख लेता हूं मैं, फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आएगा यूटिलिटी इज इक्वल टू, जनरली यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। सी आएगा यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स प्लस का वाई। डी आएगा यूटिलिटी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई। ई आएगा यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का वाई। एफ आएगा यूटिलिटी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का रूट वाई। फिर ई एफ 6 7। उसके बाद आएगा यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x प्लस का वाई एक्स प्लस 2y। एच आएगा यूटिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 2x प्लस का वाई एक्स प्लस का 2y। यूटिलिटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 4x 2x प्लस का y। और ये सिखाऊंगा मैं आपको, घबराना नहीं है कि इधर इतना सवाल। हाँ, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक इजी में कवर हो जाएगी। फिर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जितने भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इनको सॉल्व करने सिखा दूं मैं आपको। उसके बाद जो चीजें होंगी वो बहुत आसान हो जाएंगी। फिर ना कंसेप्ट होंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, छोटा सा एक एग्जाम्पल। क्या आपको कोई कार चलानी जैसे जैसे कार्स होती हैं, एक बताओ, जैसे कार के वेरिएशन होते रहते हैं, तो कार के चलाने की टेक्निक भी बदल जाती है। कुछ गियर वाली होती है, कुछ ऑटोमेटिक होती है। एक आपकी टेस्ला कार भी है, ठीक है। बहुत सारी कार होती है। फिर ट्रक की लाइन आ जाए, वो ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि पहले इनिशियली मारुति 800 पे जो है कार चलानी सिखाते हैं। सीख गए आप कार चलानी। फिर उसके बाद में जब आप अपनी एक्चुअल चीजों पर आते हो, तो वहां पे बस आपको बताया जाता है कि ये ऐसे और ये ऐसे। अब एक टुक में समझ जाते हो। वही चीज मैं कर रहा हूँ। मैं आपको पहले यहाँ पे जितना दिमाग लगवाना होगा लगवाऊंगा। उसके बाद की चीजों में तो बस समझाऊंगा, बेटा यहाँ पे ऐसे करना और यहाँ पे ऐसे करना, ठीक है। ये मेरी टेक्निक रहेगी।
utility is equals to minimum of 4y 2x x plus का 2y and utility is equals to xy plus का x plus का y l m n ठीक है। ये आएगा यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x, y प्लस मैक्सिमम ऑफ x, y ठीक है। फिर उसके बाद में यूटिलिटी आएगा x माइनस a की पावर अल्फा y माइनस b की पावर बीटा ठीक है। अच्छा n यहाँ पे आएगा, n हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, मैं आपको बताता हूँ, यूटिलिटी गिवन है x ओवर y ठीक है। utility is equals to y over x ठीक है। मतलब ये तो फिर आगे बढ़ाते रहेंगे, अभी फिलहाल इतने रखते हैं, आप पहले इनको नोट कर लीजिए। वैसे तो 15 तक ही होने चाहिए थे, आप सब यहाँ तक नोट करना ठीक है। ये वाले तो एक्सेप्शनल केस से बाद में सीखेंगे, आप यहाँ तक नोट करिएगा। अब जल्दी से पहले इनको नोट कर लीजिए, तो फिर हम एक करके इनके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके बाल की खाल निकालेंगे वन बाय वन। मेरी 2 से 3 क्लासेस इन्हीं क्वेश्चंस पे जाएगी और हमें करना क्या होगा, सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वैल्यूज। पहले जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करो। मुझे बड़ा नोट प्लीज मुझे बता दीजिए, रफ कर दूं मैं? चलो मैंने यहाँ पे कर लिया होगा, मैं साइड में से यहाँ से रफ कर देता हूँ ये एरिया। और वन बाय वन चीजों में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले सब इनिशियल लेवल पे सबसे पहले जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ, दिस वन क्वेश्चन दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल टू x की पावर अल्फा y की पावर बीटा। एक ही डिटेल नॉलेज रखिएगा चीजों के बारे में ठीक है। देखिए ये जो प्रेफरेंस होता है, आप अपने माइंड में रखिएगा। पहली बात, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस ठीक है। सबसे पहली बात, इसको अब देखो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड लगाया है स्ट्रिक्टली, पहले ये समझ लो मैथमेटिकल मीनिंग।
ध्यान रखना जो फंक्शन आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, मैं आप रिपीट कर देता हूं, जो फंक्शन आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, हो गया, फिर आपने उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया, वो फिर से हो गया, मतलब वो दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। जैसे एग्जांपल कोई फंक्शन है f इक्वल टू 2x², तो ये दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया 4x आया, एक बार और किया 4 आया, मतलब दो बार हो गया। तो जो 2x² है आप इसको बोलोगे आपका स्ट्रिक्टली, ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, स्ट्रिक्टली। तो पहले मैथमेटिकल समझ लो कि स्ट्रिक्टली कहां पर आएगा। तो इनमें से जितने भी ऐसे फंक्शंस हैं जो एक दो बार डिफरेंशियल हो सकते हैं, इनमें से जितने भी प्रेफरेंसेस हैं जो दो बार डिफरेंशियल हो सकते हैं, उनके साथ हमेशा स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला देखो, u इक्वल टू x² प्लस y², स्क्वायर है ना, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया 2x आ गया, एक बार और किया 2y आ गया, यानी दो बार डिफरेंशिएट हो गया। तो इसके नाम के साथ में मैं स्ट्रिक्टली वर्ड लगाऊंगा। समझ में आई मेरी बात? इसके नाम के सामने में क्या लगाऊंगा, स्टिकली वर्ड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटा, स्टिकली। खुश आ गए बेटा? ये मैंने कुछ यूटिलिटी फंक्शंस लिखे हैं, ठीक है, यूटिलिटी फंक्शंस लिखे हैं, तो ये एक एक करके सॉल्व करेंगे। अगर आपने नोट भी नहीं करे तो साथ साथ करते रहो, क्योंकि मैं एक एक करके रखूंगा, तो पहले इनको नोट कर लो और क्लास में रेगुलर रहिएगा, ठीक है। चलो, ये आना जाना करना, चलो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो x है वो आपका वीकली इस वाले पॉइंट पर आपका स्टिकली पॉजिटिव होगा, y भी स्टिकली पॉजिटिव होगा, यूटिलिटी आपकी स्टिकली पॉजिटिव होगी, यानी ये नेचर है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेफरेंसेस होते हैं ये आपके कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स होने का मतलब हो जाता है, देखो आप समझिएगा, कि अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूँ कि जो कमोडिटीज हैं, जो यहाँ पे कमोडिटीज हैं वो गुड इन नेचर है, गुड इन नेचर। और जो कमोडिटीज है, अगर हम ये प्रूफ कर देंगे, जब मैं ये कहता हूँ अगर हम प्रूफ कर देंगे, तो इसका मतलब होता है कि आप ये कंफर्म करोगे कि इस यूटिलिटी से मेरी, इस गुड से मेरी यूटिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि ये पेन है, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ये पेन है, अगर ये पेन इंक छोड़ता है, लिखते हुए इंक गिरती है, तो ये पेन मेरे लिए खराब है, तो ये जो कमोडिटी है बैड है, गुड नहीं है। और अगर ये मैं प्रूफ कर देता हूँ ये पेन मेरे लिए बैड है, इसका मतलब इसकी बात करते हुए मैं कॉन्वेक्स वर्ड नहीं लगाऊंगा। कॉन्वेक्स वर्ड कहाँ आएगा, कॉन्वेक्स वर्ड कहाँ आएगा, कॉन्वेक्स वर्ड वहां पर आएगा जहां पर कम्युनिटी गुड इन नेचर है। अभी के लिए मेरे लिए पेन बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी क्लास चल रही है इससे, ठीक है। तो जो ये पेन है इसके लिए कॉन्वेक्स वर्ड यूज होगा, क्लियर हो गई। और वो टाइम टू टाइम सीखोगे आपके सर गुड इन नेचर कैसे बताते हैं, तो शायद इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारी यूटिलिटी हो गई। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने ये चीज लिखी है, इस चीज से ये कंफर्म होता है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, आईसीज लाइज इन, आईसीज लाइज इन, आईसीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी जैसे कि अगर आप यहाँ डायग्राम बनाते हो, ये x है और ये y है, ये आपका इस प्रकार बनेगा रेक्टेंगल और हाइपरबोला। यानी इस प्रेफरेंस का स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, इसका जो इंडिफरेंस का बनेगा वो कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। कैसा प्रेफरेंस बनेगा बेटे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि जो भी प्रेफरेंस आपका स्टिकली कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होगा ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। एक्स और वाई, ध्यान रखो, एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, स्टिकली पॉजिटिव होंगे, कंफर्म होगा, तो वो डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपका एसिम्प्टोटिक होगा। आप बोलो सर एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एसिम्प्टोटिक का मतलब एसिम्प्टोट नेवर टच दी एक्सिस,
एसिम्प्टोट का मीनिंग होता है नेवर टच दी एक्सिस, एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा इंडिफरेंस कर्व, नेवर टच दी एक्सिस, कभी भी एक्सिस को टच नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई मेरी आप लोगों को? तो ध्यान रखना ये जो प्रेफरेंसेस होते हैं इन्हें आप स्टिकली कॉन्वेक्स इसलिए कहते हो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होते हैं और एसिम्प्टोटिक होते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एसिम्प्टोटिक का मीनिंग समझ में आ गया, बेसिक सा है। दूसरा, ये जो प्रेफरेंसेस होते हैं ये आपके मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्म प्रेफरेंसेस होते हैं। कैसे होते हैं? मैं एक एक करके अपना नाम बता देता हूँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, वो जो मैंने वहां लिखा है हाइपरबोला, आईसी, एसिम्प्टोटिक। एक एक बात सिखाऊंगा, ठीक है? कुछ आगे बढ़ा, आगे जल्दी नोट करते जाओ। उसके बाद में जो हमारे बेसिकली ये जो आईसीज होते हैं इन्हें हम कहते हैं वेल बिहेव, ठीक है? ये जो आईसीज होते हैं जर्नल वेल बिहेव। वेल बिहेव की खास बात क्या होती है आप सुनिएगा। देखिए, पावर है अल्फा और बीटा, एक्स की पावर अल्फा, वाई की पावर बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम एक से ज्यादा होगा तो आप उसे नाम दोगे वेल बिहेव। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम एक से ज्यादा होगा तो आप उसे नाम दोगे वेल बिहेव। क्या नाम दोगे उसे आप? वेल बिहेव, ठीक है? क्या नाम दोगे आप उसे बेटा? वेल बिहेव। अच्छा, एक बात और बेटा, ये सेजल बेटा, सेजल आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे? सेजल अभी तो चलो कोई बात नहीं, मुझे क्वेश्चन पता है कौन कौन से करवाने हैं। जो मैंने ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ना इनकी मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना, ठीक है? अभी नहीं, क्लास के बाद, ठीक है सेजल बेटा? बस इसकी फोटो क्लिक करके भेज देना मुझे, वो इसलिए क्योंकि वो एक वो सीक्वेंस रहे। और अभी इसमें क्वेश्चंस और होंगे, ये 15 लिखे मैंने, ये दो 17 हो गए और 3 और आएंगे, अभी वो बाद में आएंगे इसलिए मैं पिक्चर मंगवा रहा हूँ। उसके बाद में इसी ही कॉक डगलस कहते हो, लेकिन उसकी शर्त क्या होती है? जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, इसे ही आप लोग कॉक डगलस बोलते हो। लेकिन शर्त क्या होती है कि इसी का सम अल्फा प्लस बीटा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। मतलब एक ही यूटिलिटी फंक्शन है, उसके दो नाम हो सकते हैं, ठीक है? उसके दो नाम हो सकते हैं, उसके दो नाम हो सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखो, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, जो इसके ऑप्टिमम वैल्यूज होती है इसका बेटा हमेशा इंटीरियर सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? इंटीरियर सॉल्यूशन होता है इसका। कैसे पता चला इंटीरियर सॉल्यूशन होता है? क्योंकि ये इसका प्रेफरेंस है, ये आपको याद करनी है। इसकी एक नेसेसरी कंडीशन होती है। वो क्या होती है नेसेसरी कंडीशन? वो होती है MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। क्या होती है नेसेसरी कंडीशन? क्या होती है बेटा नेसेसरी कंडीशन? MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। ये जो मैंने MRS लिखा है इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और जो मैंने प्राइस रेशियो लिखा है इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है? इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या नाम देते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ बजट लाइन। अच्छा, इसी चीज को ही स्लोप ऑफ आईसी एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इसकी टेंजेंसी कंडीशन। इसी चीज को बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ अलग से। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंसी कंडीशन, टेंजेंसी ऑल्सो नोन एज टेंजेंसी कंडीशन। अच्छा, इतनी सब जब बातें प्रूफ हो गई, देखिए दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रूफ होनी। कौन कौन सी? मैं रिपीट कर देता हूँ, दो बातें प्रूफ होनी सबसे इंपॉर्टेंट थी। देखो, एक तो ये जो प्रेफरेंस है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस इज आवर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। तो दो बातें प्रूफ होनी जरूरी है। क्या? एक तो हमारा जो प्रेफरेंस है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होना चाहिए, कॉमोडिटी गुड इन नेचर होनी चाहिए, सॉल्यूशन इंटीरियर होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें सॉर्ट आउट हो गई देन वी कैन यूज देन वी कैन यूज वी कैन यूज लैग्रांज
मल्टीप्लायर, लेग्रांज मल्टीप्लायर। अब काफी लोगों ने लेग्रांज मल्टीप्लायर का नाम नहीं सुना होगा। लेग्रांज मल्टीप्लायर जो है एक तरह का मेथड होता है चीजों को सॉल्व करने का, और वो कौन सी चीजें हैं, जब अगर हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव होगा टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी और टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज होगा, लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज होने की सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, कंडीशंस क्या क्या रहती हैं। एक तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि कब कमोडिटीज गुड इन नेचर, जब आप पढ़ोगे अभी मैं 20 प्रेफरेंस आपको सिखा दूंगा, इससे ज्यादा तो पेपर में आएंगे ही नहीं, मतलब ये मैक्सिमम है जितना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा अच्छा ये प्रेफरेंसेस तो ये कमोडिटी का नेचर होता है, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा, अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि सर स्टिकली कॉन्वेक्स है, अब स्टिकली कॉन्वेक्स तो बेटा आपको प्रेफरेंस को देख के समझना पड़ेगा यार। 20 क्वेश्चन पढ़े हम करेंगे तो कुछ तो सीखोगे, ऐसा तो है नहीं कि सर 20 के बाद फिर हमें नहीं पता क्या करना है, नहीं ऐसा नहीं है। वो कुछ अलग क्वेश्चन में होता है, वो इंटीग्रेशन में होता है, वो प्रोबेबिलिटी में होता है, पर यहाँ पे नहीं होगा, आप एक बार में चीजें सीख जाओगे। उसके बाद में अगर आप ये प्रूफ कर दोगे इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो आप लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब आप इंटीग्रल सॉल्यूशन करते हो तो बाय यूजिंग लेग्रांज मल्टीप्लायर यू विल गेट दिस कंडीशन, मतलब ये जो कंडीशन आती है वो लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूज करने के बाद ही आती है, ठीक है। तो हम सॉल्व करें, मैं सॉल्व करता हूं। चलिए अब जानना, ये तो मैंने पहले क्वेश्चन की बातें लिख दी थी। आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे अगर उनको मैंने स्टिकली कॉन्वेक्स नाम बोल दिया तो ये सारी बातें उस पर सेटिस्फाई होंगी, और अगर मैंने वहां पे स्टिकली कॉन्वेक्स नहीं बोला तो फिर चीजें बदल जाएगी थोड़ी थोड़ी, मैं बताता जाऊंगा साथ साथ। हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अब जो हमारी यूटिलिटी है वो दे रखी है x की पावर अल्फा y की पावर बीटा, और जो बजट कंस्ट्रेंट है वो है p1x प्लस का p2y इज लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है। तो ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट है और ये मेरी यहाँ पे यूटिलिटी है, गॉट इट। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें। देखिए लेग्रांज बेसिकली कहता है क्या है, मैक्सिमाइज द यूटिलिटी subject to budget constraint, subject to budget constraint, यानी मैक्सिमाइज यूटिलिटी आ जाएगी x की पावर अल्फा y की पावर बीटा प्लस का लैम्डा। अब देखो लिखने का तरीका, लैम्डा यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस, ठीक है, m माइनस p1x माइनस का p2y। अच्छा, अब मैं एक दो बातें आपको क्लियर करना चाहता हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास भी ज्वाइन करते हैं, काफी सारे लोग के मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं होता। अच्छा एक बात तो दिमाग में रखो यार, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैथमेटिकल बैकग्राउंड हमारा नहीं है, इस सेंटेंस की कोई वैल्यू नहीं है। ये कहना कि हमारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमें चीजें देर से समझ में आती है, नहीं, इसका इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, सच बताना, जितने लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है कि 11th में सीखी है, तो ये मानते हो जिन्होंने पढ़ रखी है, सच बताना, जैसे मैंने पढ़ रखी है, आपने पढ़ रखी है, तो ये चीज आपने कभी 11th में देखी थी? और जिस तरीके से मैं कराने वाला हूँ, ये जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, कभी 11th में देखा था? ये जो चीज आपने, मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि 11th में आपने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, तो उसमें सिलेबस ही क्या था, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने वो नहीं पढ़ रहा, तो सब कुछ वीक है? नहीं, वो बस एक डर होता है, एक डर हो जाता है, ठीक है। आया है, हाँ, तो एक ना डर होता है कि यार मैंने वो चीज नहीं करी हुई। और ध्यान रखना, वो कहते हैं ना, एक मूवी थी, आई थिंक डरना डरना मना है ना, डरना मना है, डरना जरूरी है, आई थिंक डरना जरूरी है, वो जो एक मूवी भूत की है ना, अच्छी है, डरना जरूरी है, डरना मना है सीक्वल। उसमें सबसे स्टार्टिंग में सीक्वल एक स्टार्टिंग में वो दिखाते हैं, सेम है ना, वो मोटे से होते हैं, मतलब उनका नाम नहीं पता मुझे, भाटी भाटी जी बोलते हैं उनको, ठीक है। वो मूवी देखने जाते हैं, तो जब वो जा रहे होते हैं तो उनकी दादी या उनकी मम्मी जो भी होती हैं, उनके दिमाग में बिठा देती है कि कब्रिस्तान से मत आना, वहां पर भूत होता है, कब्रिस्तान से मत आना, वहां पर भूत होता है, ठीक है यार, हाँ छोड़ो, मुझे बताया, मतलब मजे लेके चले जाते हैं, वो मूवी देखते हैं जो भी है।
फिर मूवी वाला उसको चिल्लर देता है, कोई सिक्के देता है, ठीक है, वो जो भी खाने पीने की चीजें हो रही थी सिक्के वगैरह देता है, वो ठीक है हो जाता है। वो आते में कब्रिस्तान से आ रहा होता है, तो कब्रिस्तान से आते जैसे चलते उसको छन छन की आवाज आती है, वो घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पहले से डाल दिया जाता है कि वहां पे चुड़ैल है, या वहां पे भूत है, या वहां पे वट कब्रिस्तान की साइड से आ रहे हो, छन 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 आती है। फिर थोड़ी देर में उसको लगता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया है, ठीक है, थोड़ी देर में उसको लगता है उसको किसी ने पकड़ लिया और उसका हार्ट अटैक आ जाता है। वो जब वो मर रहा होता है तो वो मुड़ के देखता है कि पीछे की लकड़ी, पेड़ की लकड़ी होती है, वो उसकी टी शर्ट पे अटकी हुई होती है। तो जो किसी ने पकड़ा था वो असल में भागता है, वो टी शर्ट, लकड़ी जो टी शर्ट में अटक जाती है, जिसके वो घबरा जाता है, कहता है, सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, और जो छन छन की आवाज आ रही थी, ये वही चिल्लड़ पैसे होते हैं जो थिएटर वाला देता है। तो टेक्निकली होता है क्या, जब कोई आपके दिमाग में कोई बात बिठा देता है तो उससे नुकसान क्या होता है, आप हमेशा खुद को डिमोरलाइज करते हो, लोग में जान तक दे देते हैं इन सब चीजों पे, जो जब किसी का दिमाग, और ये मजाकिया तौर नहीं, असलियत है, असली है। कोई आपसे दिमाग में डाल देगा, तो जिसने भी आपके दिमाग में डाला है कि तुम्हारे पास मैथ नहीं है, या खुद भी अगर आप हो इसके रीजन, तो दिमाग से निकाल। इस चीज का कोई लेना देना नहीं है कि आपको 11th में मैथ थी या नहीं थी। मजे की बात, 11th में मैथ थी, पर ग्रेजुएशन में मैथ बहुत अच्छी नहीं पड़ी। इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले से मिल लेना किसी दिन, वो बता देगा अपना दिल का हाल, कि बता देख भाई, जो तू सोच रहा है तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो तेरे से बुरा हाल है, हम तो बिल्कुल नहीं लायक है, समझ में? तो प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज, जो सिखा रहा हूँ सीखना। होगा क्या, कहीं पर डाउट आता है तो वो डाउट आपके बेसिक सीख का वाला पॉइंट है, उसके लिए मैंने आपके लिए पोर्टल बनाया है, और पोर्टल के लिए मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है, पर्सनली। कुछ को मैं कर चुका हूँ, कुछ को मैं आज मैं कर दूंगा, ठीक है, आफ्टर क्लास, जिन्होंने जो ज्वाइनिंग वगैरह करी और अभी भी वो एब्सेंट कुछ बच्चे, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे कैसे वीडियोस को देखो। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले जो बच्चे क्लास में नहीं है, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, प्लीज अगर उन तक मेरी गाइडेंस नहीं पहुंची है, पूरा जो है डिस्कशन नहीं हुआ है, तो आप प्लीज मुझे एक बार कॉल करेगा, रिकॉर्डिंग वाले, ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे रिकॉर्डिंग्स में ही है, तो आप प्लीज मुझे कॉल जरूर करिएगा, राइट। तो अब हम करते हैं सॉल्व, दिमाग से निकाल दो। ये मान लो टुडे इज द न्यू डे ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का पहला दिन है, और आप शुरू से शुरू कर रहे हो, जो भी कुछ सीख रहे हो वो शुरू से शुरू है, ठीक है, शुरू से शुरू है, बस ये दिमाग में रखना। अच्छा, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आएगी वो एडजस्ट करेंगे, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं सॉल्व फॉर ऑप्टिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज होती हैं, एक एक्स, एक वाई और एक लैम्डा। एक एक्स है, एक वाई है और एक लैम्डा। लैम्डा का नाम बता देता हूँ, लैम्डा को हम लोग शैडो प्राइस बोलते हैं। लैम्डा को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो प्राइस। लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो प्राइस, दिमाग में रखना। लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, शैडो प्राइस। वाई शैडो प्राइस, बिकॉज ये कॉफिशिएंट है। हर चीज को शैडो प्राइस कहते हैं जो कॉफिशिएंट होता है, और जो कॉफिशिएंट होता है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ध्यान रखना, इस लैम्डा की जो पोजीशन है वो ये है कि आपका वीकली पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, ये वीकली पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, वीकली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव, वीकली पॉजिटिव। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, लैम्डा वीकली पॉजिटिव है। अब इसमें दो सिचुएशन मान लो, एक तो लैम्डा स्टिकली पॉजिटिव है। अगर लैम्डा स्टिकली पॉजिटिव है, जो यहाँ मुझे इधर भी दिख रहा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरी स्टेटमेंट वैलिड होगी। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई किसी दूसरी वैल्यू से हो रही है, तो ये वैलिड होगा। तो अगर ये लैम्डा पॉजिटिव है तो इसे हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब कि किसी चीज को मैक्सिमाइज कर रहे हैं विद गिवन बजट लाइन। आप बोलोगे ना हाँ ये तो ठीक है, सीधी सी बात है, नहीं है। अब देखो जो मैं इसको दूसरा करने वाला हूँ उसे आप समझोगे। लैम्डा 0 तो हो सकता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि लैम्डा वीकली पॉजिटिव है, तो वो स्टिकली पॉजिटिव और इक्वल टू 0। एक बात बताऊं मुझे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा को 0 रख देता हूँ, क्योंकि लैम्डा की प्रॉपर्टी 0 भी हो सकती है, तो 0 हो गया, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज से करूंगा तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी, बताओ। किसी भी चीज की मल्टीप्लाई अगर 0 से होगी तो वो पूरी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 0। इसका मतलब जो लेग्रांज इज इक्वल टू ओनली एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा।
देयर इज नो एनी सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट, क्योंकि था लेकिन वो लैम्डा 0 हो गया। एक बात बताओ छोटी सी, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, अपने पेरेंट्स के साथ में मार्केट में जा रहा है, जैसे मॉल्स में जा रहा है, बाजार में जा रहा है, और उसे अपनी काम की चीज दिख गई, खिलौना वगैरह, तो क्या करेगा वो? क्या वो ना फादर से, छोटे बच्चे की बात करो, छोटे बच्चे की बात, बिल्कुल छोटा बच्चा जिसे बस इतनी समझ है कि ये चीज मुझे चाहिए, बस इतनी समझ है, तो अपने पापा से डिस्कस करेगा, फादर आपकी जो इनकम है वो इतनी है, मुझे ये चीज चाहिए, तो इसका मतलब आपकी इनकम के हिसाब से जो मेरा प्रेफरेंस है उसका बजट कंस्ट्रेंट ये बताता है कि इसका जो प्राइस है वो इनकम ऐसे ऐसे मैच होगा, और अगर मैं इसको अभी ले लूंगा तो फिर आपकी इनकम में कितनी कमी आ जाएगी, उससे आपकी रील इनकम पे कितनी बातें करेगा वो? नहीं करेगा। इतनी बातें आप और मैं कर सकते हैं क्योंकि हम समझदार हैं, वो छोटा बच्चा नहीं करेगा। छोटे बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा की जेब में कितने पैसे हैं या उसके गार्जियन की पॉकेट में कितने पैसे हैं या वो कितना कमाते हैं। उसके लिए उसके जो पेरेंट्स हैं वो सुपरमैन है, उसको वो चीज चाहिए। तो जब कोई छोटा बच्चा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है तो क्या वो किसी भी बजट की फिक्र करता है? कि किसी बजट की फिक्र करता है वो कि मेरे पापा कितना कमाते हैं? नहीं करता। उसे वो चीज चाहिए होती है। आप भी आज भी हो सकते हो, आप में से कोई आज भी हो सकता है, मुझे पापा ये चीज चाहिए, मम्मा ये चीज चाहिए, ब्रदर जी जिससे भी आप डिमांड करते हो, यू डोंट केयर अबाउट द इनकम ऑफ योर फैमिली पर्सन, है ना? होता है ऐसा। अगर ऐसा है तो ध्यान रखना, पर्सन की यूटिलिटी तो मैक्सिमाइज होगी लेकिन कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं होगा क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू 0। इसे हम कहते हैं अनकंस्ट्रेंट। अच्छा, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अनकंस्ट्रेंट, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में, इंटरव्यू में एक बच्चे ने पूछ लिया था तो व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रेंट एंड अनकंस्ट्रेंट थ्योरी, कंस्ट्रेंट थ्योरी और अनकंस्ट्रेंट थ्योरी में डिफरेंस बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट थ्योरी एंड अनकंस्ट्रेंट थ्योरी में डिफरेंस बताइए। तो सबसे आसान डिफरेंस, वैसे तो गाइस डिफरेंस के नाम पे इनके ऊपर कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ऐसे तो फिर डिफरेंस तो बहुत बड़े बड़े डिफरेंस है, हलवा सा डिफरेंस कि भैया यहाँ पे जो शेडो प्राइस होता है 0 होता है और यहाँ पे जो शेडो प्राइस होता है पॉजिटिव होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मैं एग्जांपल ले लूं, डेवलप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के जितने भी लेग्रांज मल्टीप्लायर होते हैं, ये लेग्रांज मल्टीप्लायर हर किसी का हो सकता है, जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज, अंडर डेवलपिंग कंट्री, सॉरी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, वो कंट्रीज जहाँ पे सरकार ही सब कुछ करती है, गवर्नमेंट ही लोगों की यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करती हैं। एक बात बताओ, छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, दिल्ली में बिजली फ्री है? फ्री है ना? दिल्ली के अंदर बिजली फ्री है, दिल्ली के अंदर पानी फ्री है, दिल्ली के अंदर बसेस में लेडीज का किराया फ्री है, दिल्ली के अंदर न जाने कितनी चीजें फ्री है जो हमको नहीं पता। और हमारी दिल्ली के जो सीएम है वो बार बार यही कहते रहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास फंड खत्म हो गया। ये कहते नहीं कहते, सुना नहीं सुना? और यही, और इंडिया के अंदर न जाने कितनी चीजें फ्री हैं, और आप देखो इंडिया का जो बजट है हमेशा डेफिसिट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम गरीबों का फायदा कर रहे होते हैं तो हम बजट भूल जाते हैं। या हम गरीब लोग हैं, एग्जांपल, हमें बिजली फ्री चाहिए, सो वी डोंट केयर अबाउट दैट कि इंडिया की रेवेन्यू कितना है, ये इंडिया का इनकम कितना है, मुझे तो वो चीज फ्री चाहिए। जो सरकार टैक्स नहीं लेती सरकार बहुत अच्छी होती है। तो टेक्निकली ध्यान रखना, ये जो प्रेफरेंस होता है ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए होता है, ठीक है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और ये डेवलप्ड कंट्री के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ तक चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं ये सारा रफ कर रहा हूँ बेटा, ये सारा क्योंकि फिर ये मुझे यहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। बोर्ड पूरा यूज कर लिया मैंने, कुछ जगह नहीं छोड़ी बोर्ड पर, ठीक है। चलिए अब मैं ये सारा रफ कर रहा हूँ, किसी को ये नोट तो नहीं करना। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको छापने के लिए इसको। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए जितनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी जितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो जितनी 2 घंटे की क्लास है, ठीक है, 1.5 पौने 2 घंटे तक की चलेगी, 4 बजे तक, और उसमें क्लास में ही रहना, आना जाना नहीं कहीं पर भी, ठीक है। चलिए मैं यार एरिया रफ कर रहा हूँ। चलिए देखिएगा अगर ध्यान से, तो मैंने यहाँ पर रखा लेग्रांज इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा प्लस का लैम्डा एन माइनस का पी वन एक्स
माइनस का p2y, ठीक है। Lagrange is equals to x की पावर अल्फा y की पावर बीटा, Lagrange is equals to x की पावर अल्फा y की पावर बीटा प्लस लैम्डा ब्रैकेट l माइनस का p1x माइनस का p2y, ठीक है। ये मैंने जनरली प्रेफरेंस यहाँ पे रखा। तो अब देखिए मेरे पास जो वेरिएबल्स है वो कौन कौन से, x, y और लैम्डा, तीन वेरिएबल्स है। तो मैं तीनों के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। अब देखो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग भूल चुके हो, मैं उसी पैटर्न पे पढ़ाता हूँ, आप भूल चुके हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है, मतलब अगर आपको करना हो डेरिवेटिव x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में, तो n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्या बोला मैंने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना है तो n आगे आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिएगा, अच्छा और एक चीज और, अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई और वेरिएबल तो वो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 y की पावर बीटा प्लस लैम्डा। अब देखिएगा ये तो ये आ गया, लैम्डा एज इट इज आ गया, m का 0 हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू वो 0 होता है, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। P1 का एवरेज कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। और ऑप्टिमाइजेशन पोटेंशियल टू 0, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइजेशन के लिए इक्वल्स टू 0 रखो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 y बीटा है और ये इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू p1 है, इक्वल्स टू 0 रखने के बाद में, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बोलते हैं। तो ये किसके बराबर है, लैम्डा p1 के। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है mu(x) अपॉन में p1, mu(x) अपॉन में p1। तो आप में से शायद काफी लोग ये समझ सकते हैं, शायद काफी लोग ये समझ सकते हैं कि कार्डिनल थ्योरी के अंदर ये एक सिचुएशन हुआ करती थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, दैट इज mu(x) अपॉन में px। तो वो किसके बराबर होता था, लैम्डा के बराबर। क्या होता था वो, लैम्डा के बराबर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये जो लैम्डा वाली वैल्यू है इसे आप क्या कहते हैं, MUM। ये वो पता है कि चीजें वही हैं, ठीक है, चीजें वही हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल मिक्सचर है, बस क्या है नाम बदल गए दोनों के। तो ये इक्वेशन नंबर 1, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो, लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा x अल्फा माइनस 1 y बीटा अपॉन में p1। सो दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट करो इसको, मैंने x में किया, अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा y में। तो देखिएगा जब मैंने x में डिफरेंशिएट किया था तो y की पावर बीटा एज इट इज आया था, क्योंकि मैं पार्शियल कर रहा हूँ, ठीक है, y की पावर बीटा एज इट इज आया था क्योंकि मैं पार्शियल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे कर रहा हूँ। और अब मैं जब y में कर रहा हूँ तो x की पावर एज इट इज आएगा, ये तो ये वैल्यू आएगी बेटा, x की पावर अल्फा यही है, बीटा y बीटा माइनस का 1 एन प्लस का लैम्डा 0 माइनस 0 माइनस का p2 और ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। ये हो गया x की पावर अल्फा y की पावर बीटा माइनस का 1 इनटू बीटा इज इक्वल टू लैम्डा p2, या लैम्डा इज इक्वल टू x की पावर अल्फा y की पावर बीटा माइनस का 1 इनटू बीटा अपॉन में p2। सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। देखिएगा ये mu हो गया, ये mu y हो गया और ये p2 हो गया, ठीक है, वो जो अंडरस्टूड है चीजें, राइट। ये दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ। वी जस्ट बेसिकली कंपेयर बोथ इक्वेशंस, कंपेयर बोथ इक्वेशंस। तो ये दोनों इक्वेशंस को मैंने कंपेयर कर दूंगी, क्या आएगा यहाँ पर, हो गया है, ओके, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो देखिएगा ये आया अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 वाई बीटा अपॉन में p1 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ गई एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा माइनस 1 बीटा अपॉन में p2। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं चीजों को थोड़ा बहुत, तो ये हो गया अल्फा एक्स की पावर अल्फा वाई बीटा अपॉन में x इंटू p1। देखिए जब पावर मैं आपको ऐसा बताता हूँ x की पावर अल्फा माइनस 1 है ना, तो x की पावर अल्फा अपॉन में x हो जाएगी, ठीक है। x की पावर अल्फा माइनस 1 है तो बेसिकली कैसी हो जाएगी बेटा, x की पावर अल्फा अपॉन में x हो जाएगी, तो वो वही चीज मैंने यहाँ पे कर दी। सिमिलरली बीटा ये रहा, x की पावर अल्फा ये रहा, y की पावर बीटा ये रहा, और बीटा माइनस 1 तो ये y इंटू p2 हो गया। अब देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू गई, थोड़ा बहुत सिंपलीफाई अगर हम इसको कर लेते हैं, ये बना आपका अल्फा अपॉन में बीटा y अपॉन में x इज इक्वल टू p1 बाय p2। ध्यान रखना हमने लैग्रांज मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, लेकिन एक्चुअली में ये जो सिचुएशन थी अगर आप सही से समझ पाओ, ये आपकी सिचुएशन होगी एमआरएस और ये होगा आपका प्राइस रेशियो, या आप और समझ सकते हो ये होगा आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये होगा स्लोप ऑफ बजट इक्वेशन, ठीक है। ये होगा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये होगा स्लोप ऑफ बजट इक्वेशन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट इक्वेशन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोप ऑफ बजट इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं मेरी बात आप लोगों को? तो मैंने क्या करा फ्रॉम हियर मैंने y इज इक्वल टू कर लिया, तो ये आया p1 अपॉन में p2 p1 अपॉन में p2 इंटू बीटा एक्स अपॉन में अल्फा, ठीक है। बेटा इसको नोट करिए जल्दी से, आप इसको नोट करिए। हाँ जी बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई हमारी, ठीक है। या थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या बोला था कि हमारे पास में तीन वेरिएबल्स थे, एक था x, एक था y और एक था लैम्डा। तो मैंने x में कर लिया, y में कर लिया, हमने कहा उसको डिफरेंशिएट लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो देखिएगा यहाँ सिर्फ xy है, ठीक है। ये जो अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये शेड पड़ रहा है इसके ऊपर, ये x की पावर अल्फा y की पावर बीटा प्लस का लैम्डा n माइनस का ये। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ जाएगी दैट इज 0 प्लस का लैम्डा का 1 हो जाएगा और m माइनस का p1 x माइनस का p2 y। घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज पहली बारी में समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा ज्यादा भी नहीं, और बढ़िया चीजें क्लियर होती जाएगी। अभी अभी कुछ दिन पहले एक गर्ल का ऐसी फोन आया रैंडमली, हमारी स्टूडेंट, एक ऐसी लड़की, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा परेशान, बहुत ही ज्यादा मतलब नेगेटिव नेगेटिव मतलब वैसे वाला हंसी मजाक मजाक की लड़की जैसे होती है ना, मजाक थोड़ी सी फनी टाइप, तो वो ऐसी हंसी मजाक
अरे सर कुछ नहीं होगा मेरा, बस मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ, कुछ नंबर वंबर नहीं आएंगे मेरे, ठीक है, कुछ बिल्कुल ये फीलिंग। और ये मैं कहता था बहन पढ़ ले तो सिखा, पंडित पढ़ती भी थी, पढ़ने वाली भी थी, लेकिन फनी माइंड होता है ना, किसी किसी का फनी माइंड होता है कि हाँ यार ठीक है देख लेंगे जो होगा, वो वाला माइंड, वाला माइंड। तो मैं ये सिखाता था, और बिल्कुल सेम किस बैकग्राउंड से, नॉन मैथ नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड। वो तो उसने तो मतलब ग्रेजुएशन सिंपल करके बीए वगैरह करके उन्होंने तो मार्केटिंग में डिप्लोमा करा है, ठीक है, उसका तो कोई लेना देना इन सब चीजों से, उन्होंने पढ़ा बेचारी ने सही करके स्टडी करा, थोड़ी मेहनत करी, और उसका उसका आईडीएम तो नहीं हो, उसका जो है काफी जगह हो गया, गोखले आ गया नंबर, ठीक है, उसका सीडीएस नंबर आ गया, उसका शिवनाथन नंबर आ गया, उसका अशोकन नंबर आ गया, और सीयूईटी में भी उसका उसका 210 है, ठीक है, और उसका कोटा भी ओबीसी का। और मुझे पक्का डाउट हो रहा है कि उसको डीएससी मिल जाएगा। सोचो डीएससी किसे मिल रहा है किसको, मतलब मुझे जो डाउट हो रहा है कि डीएससी किसे मिल रहा है, जो फनी टाइप पर्सन होते हैं, तो मतलब अरे सर छोड़ो ना हो जाएगा, ये मेंटेलिटी, अरे सर छोड़ो हो जाएगा हो जाएगा, मतलब ऐसी माइंड, तो फनी माइंड। तो मेरा कहने का मतलब ये सब चीजों में ये कि प्रेशर मत लेना तुम, मेरी बस रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्रेशर नहीं लेना, समय है, समय को समय दो, समय को समय दो, वक्त को वक्त दो, टाइम को टाइम दो, सब चीज नॉर्मल हो जाएंगी। जो चीज तुम्हें टफ लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है, आफ्टर सम टाइम वही चीज आपके कंट्रोल में रहेंगी। बस मेरी ना सबसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि प्रेशर, मैं हमेशा कहता हूँ प्रेशर नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, उल्टा टेंशन देने का। दूसरे लोगों को तो टेंशन अपने को नहीं लेनी, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखो क्या है ये, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया लैम्डा में, तो जहां लैम्डा नहीं है तो वो टर्म जीरो हो गई। ध्यान रखना, मैं जब डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं जिसके रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगर उसके कुछ भी प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस वाली चीज हमेशा जीरो हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है वो एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर? तो तुम देखो लैम्डा का यहाँ पे 1 हो गया, इधर था ना लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा का 1 हो गया, और ये इक्वेशन एज इट इज आ गई। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, ये हो गया m माइनस का p1x माइनस का p2y इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू p1x प्लस का p2y। एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, हमारे पास जो बजट कांस्टेंट होता है वो ये होता है असल में। अब जरा समझिएगा, हमारे पास जो बजट कांस्टेंट होता है वो ये होता है, मतलब ये लेस देन होता है, लेस देन और इक्वल्स टू। लेकिन हम लोग हमेशा यूज इसे करते हैं, तो ध्यान रखना, वी ओनली यूज या ओनली रिप्लेस दिस बाय दिस जब हम लोग इसको लेग्रांज मल्टीप्लाई के बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। मतलब लेग्रांज मल्टीप्लाई की इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी ताकत है कि वो इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों आप लेस देन और इक्वलिटी को इक्वल्स टू लिख रहे हो, तो आप इतना बोलोगे बाय यूजिंग लेग्रांज मल्टीप्लायर, लेग्रांज मल्टीप्लायर की बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक कंसेप्ट आ जाएगा। ये शो करता है, ये शो करता है कि मान लीजिए मेरे पास बजट लाइन है, तो मेरे को खर्च करने की जो ऑप्शन होता है वो ये होता है, ये हमारा फीजिबल रीजन होता है, मतलब मैं इतना कुछ भी खर्च कर सकता हूँ। बट बाय यूजिंग लेग्रांज मल्टीप्लायर मुझे कहा जाता है कि आपको बाउंड्री वाला खर्च करना है, you only consume at the boundary level। क्लियर? आप हमेशा बाउंड्री लेवल पे कंजम्पशन करोगे। तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट the value of y from equation 3 in equation 4। वो है m is equals to p1x plus का p2y, और आपने ये वाली y की इक्वेशन उठा के यहाँ पर रख दी। ये रहा m is equals to p1x plus का p2, और y की वैल्यू ये रख दी आपने, that is p1 अपॉन में p2 into बीटा x अपॉन में अल्फा, ठीक है। और सॉल्व किया आपने, p2 से p2 गया, m is equals to p1x plus का p1x बीटा बाय अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये अल्फा p1x प्लस का p1x बीटा अपॉन में अल्फा, m is equals to p1x कॉमन लिया, इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा। तो x की वैल्यू हो गई अल्फा m अपॉन में p1 into अल्फा प्लस बीटा। So this is the value of x,
ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी। सिमिलरली जब आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो ये एक्स की वैल्यू को इधर पुट कर दोगे तो आपका P1 से ये कट जाएगा और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पे देगा बीटा एम अपॉन में P2 अल्फा प्लस बीटा। अगर डाउट आ रहा है कहाँ से आया है तो कुछ नहीं करो, इस एक्स की वैल्यू को यहाँ रख दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए छाप लीजिए इसको बेटा, जल्दी से छाप दीजिए इसको, जल्दी से फटाफट तेजी से। समय को भी सही होने में समय लगता है, तो देना चाहिए आपको समय। अगर कुछ ऐसा है आपकी जिंदगी में जो आपको नापसंद है, आप कहते हो सर अच्छा नहीं हो रहा, जिंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल है, तो समय है, उसे समय दो, समय चला जाएगा। एक बार राजा अकबर ने बोला बीरबल से, ठीक है भैया, किसी राजा ने अपने वजीर से बोला या किसी बहुत बड़े विद्वान से बोला, यार कुछ ऐसी लाइन लिखो हमारे, मतलब बिल्कुल एंट्री हमारे दरबार में मेन जगह पर जहाँ पे सबकी नजरें जाएं, जो दुख में देखे तो खुश हो जाए, खुशी में देखे तो दुख हो जाए। मतलब जब वो खुश है उस लाइन को पढ़ रहा है तो खुशी में देखे तो नाराज हो जाए, दुख हो, है ना, और दुख में देखे तो खुश हो जाए। तो उन्होंने एक वक्त एक लाइन लिखी, एक ही लाइन लिखी बड़ी प्यारी, ये वक्त गुजर जाएगा। ठीक है, ये वक्त गुजर जाएगा। तो पॉइंट बस यही है कि अगर अच्छाई में देखोगे तो बुरा लगेगा, बुराई में देखोगे तो अच्छा लगेगा। तो वो चीज है, तो ये जो आपका प्रिपरेशन टाइम है ना, बस ये निकालना है आपको और अच्छे से स्टडी करना है। देखो पढ़ना तो आपको हमेशा है, जिंदगी भर आपको स्टडी करनी है। जिंदगी भर का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। एक एजुकेशन की लाइन लाइन जो है लिमिट होती है, जैसे 28 ईयर ओल्ड 30, तो उसकी एजुकेशन लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई बेटा। अब मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू अल्फा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा p1, y इज इक्वल्स टू बीटा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा p2। ठीक है, तो ये वैल्यूज है, ध्यान रखना ये वैल्यूज है। जो x और y की वैल्यू, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइसेस और इनकम का फंक्शन होगी, या y की वैल्यू प्राइसेस और इनकम का फंक्शन होगी, और यहाँ बोलोगे मार्शेलियन डिमांड। क्या बोलोगे ना बेटा, मार्शेलियन डिमांड। क्या नाम दोगे ना बेटा, मार्शेलियन डिमांड। क्या नाम दोगे ना बेटा, मार्शेलियन डिमांड। मार्शेलियन डिमांड, जल्दी नोट कर लो इसको। मैं इसमें पानी, बड़ा पानी पीकर आया, ठीक है, पानी लेकर आया, तो इसको नोट कर लीजिए।
ये गेट बंद कर देना। हाँ गेट बंद कर दो। चलिए बेटा यहाँ तक आगे मेरी बात समझ में आपको? आगे बात करता हूँ मैं आप लोगों से। देखिए मैं हमारा एक यहाँ पे जैसे मार्शिलियन सॉल्व हो गया, देखिए हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अगर मैं आपसे आपके डायग्राम टेबल की बात करता हूँ इधर, तो ये हो गया x, ये हो गया y, एंड दिस इज योर बजट कंस्ट्रेंट, बजट लाइन, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व। जहां पे ये कट हुआ दैट इज x एंड दैट इज y। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब एक बार बताओ गाइस मुझे, ये m और m का फंक्शन है। अगर इनकम बढ़ती है, अगर इनकम बढ़ती है, अगर इनकम इंक्रीज होती है, तो इनकम बढ़ने पर बजट लाइन क्या होगी? बजट लाइन शिफ्ट अपवर्ड। बजट लाइन क्या होगी? अपवर्ड शिफ्ट होगी, यानी ये भी। ठीक है, बजट लाइन कैसी होगी? शिफ्ट अपवर्ड, बजट लाइन शिफ्ट टू अपवर्ड। ठीक है, मान लो जब शिफ्ट हो गई, इनकम फिर बढ़ेगी तो फिर से बजट लाइन शिफ्ट होगी अपवर्ड। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी, बजट लाइन आपकी अपवर्ड शिफ्ट होती रहेगी। ठीक है, तो ये देखिएगा, एक इंडिफरेंस कर्व ये रहा IC2 IC1, एक इंडिफरेंस कर्व ये रहा IC3। तो टेक्निकली बात क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी बजट लाइन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी बजट लाइन इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे हमारी बजट लाइन इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा आईसी बढ़ता जा रहा है। तो मान लीजिए अब ये पॉइंट आ गया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अब सोचो, देखो ये हमारा ऑप्टिमम वैल्यू है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी, ऑटोमेटिकली मेरी एक्स और वाई की डिमांड वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे हमारी एक्स और वाई की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, एक्स और वाई की वैल्यू भी बेटा बढ़ती रहेगी। तो वैसे वैसे आप देखो, क्योंकि आईसी बढ़ रहा है, अगले है ये इधर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर दोगे, तो इसे हम कहेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। क्या नाम देंगे इसको हम? इनकम कंजम्पशन, नाम देते हैं इसको इनकम कंजम्पशन कर्व, या फिर एक्सपेंशन पाथ। अब पेपर में कभी कभी और बोल देते हैं ये कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। तो ध्यान रखना, भले ही वो ये वाला पॉइंट हो, भले ही वो ये वाला पॉइंट हो, भले ही वो ये वाला पॉइंट हो, मतलब वो कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, वो कोई सा भी पॉइंट हो, वो कोई सा भी पॉइंट हो, वो कोई सा पॉइंट हो, हर पॉइंट पे आपका जो एमआरएस होगा वो प्राइस रेशियो के बराबर होगा। क्या होगा बेटा? एमआरएस जो होगा वो प्राइस रेशियो के बराबर होगा। एमआरएस जो होगा वो प्राइस रेशियो के बराबर होगा। क्या होगा? वो एमआरएस जो होगा प्राइस रेशियो के बराबर होगा। तो जब भी तुम कहते हो एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो, तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। क्या नाम देते हैं उसे हम लोग? इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। और वो क्या होता है? एज इनकम इंक्रीजिव, एज इनकम इंक्रीजिव, देन हाउ मच योर डिमांड विल इंक्रीज। ठीक है, कितने आपकी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज करेगी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, ये ना मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया चीजों का। अब जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अब अब ये मैटर करता है कि जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम चेंज हो रही है, ठीक है, इनकम चेंज हो रही है, हो सकता है, हो सकता है आपका प्राइस चेंज हो सकता है। ध्यान रखना, एक्सपेंशन पाथ का मतलब हो जाता है एमआरएस इक्वल टू प्राइस रेशियो। इसका मतलब ये हो जाता है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सोचो, सोचो, हमारे पास यहाँ पे एमआरएस कितना आया था? अल्फा बाय बीटा वाई अपॉन में एक्स, और ये P1 अपॉन में P2, ठीक है, अल्फा बाय बीटा y अपॉन में x इज इक्वल टू p1 बाय p2। तो यहां से आप अगर y इज इक्वल टू p1 बाय p2 इनटू बीटा x अपॉन में अल्फा करोगे, तो ये क्या है? ये x इज अ y इज अ फंक्शन ऑफ x है, या सॉरी x इज अ फंक्शन ऑफ y है। यानी यहाँ पे जो y है वो इज इक्वल टू x है। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो जब भी एक्स और वाई का रिलेशनशिप होता है, डजंट मैटर इनकम, इनकम कुछ भी हो, अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी उतनी रेट से बढ़ेगा, उसे हम कहते हैं एक्सपेंशन पाथ।
समझ में आ गया? एक्सपेंशन पाथ का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्सपेंशन पाथ का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी बताइए। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन करवाया। देखो पहले क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल डिस्कस कर लिया, जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन में इतनी डिटेल की जरूरत हो, एक अंडरस्टूड बात रहेगी। समझ में आ गई? एक छोटा सा नोट बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, छोटा सा नोट, छोटा सा नोट इधर। देखिए एक छोटा सा नोट समझिएगा। We have utility function is equal to x and y, and we have the optimal value x की और अल्फा y की पावर बीटा, और ये वैल्यू है अल्फा m अपॉन में p1 अल्फा प्लस बीटा, और y स्टार इज इक्वल टू बीटा m अपॉन में p2 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ आसान करने के लिए, जस्ट टेक अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, जस्ट टेक। ठीक है, तो फिर x स्टार की वैल्यू आ गई m अपॉन में 2p1, y स्टार की वैल्यू आ गई m अपॉन में 2p2। x स्टार की वैल्यू आ गई m अपॉन में 2p1, y स्टार की वैल्यू आ गई m अपॉन में 2p2। x स्टार की वैल्यू है m अपॉन में 2p1, y स्टार की वैल्यू है m अपॉन में 2p2। ये हमारी बेटा वैल्यूज है। ठीक है, अगर मैं इनको इफ वी पुट these values of x and y, x and y in the direct utility function, देखो ये जो लिखा हुआ ना ये, या फिर आप ये भी कह सकते हो यूटिलिटी इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि अल्फा बीटा 1 1 हो गया। इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या नाम देते हैं हम लोग? इसे नाम देते हैं हम लोग डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या नाम देते हैं हम लोग गाइस? डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूंगा u इज इक्वल टू एक्स वाई, तो x की जगह मैंने पुट करा इसको m अपॉन में 2p1, y की जगह पुट करा मैंने m अपॉन में 2p2, ये आ गया m स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2। तो यूटिलिटी हो गया u इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2। ठीक है, m u इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2। तो ध्यान रखना यहाँ पे इनकम भी कांस्टेंट है, इधर इनकम भी कांस्टेंट है, इधर प्राइसेस भी कांस्टेंट है, इधर इनकम भी कांस्टेंट, इधर प्राइसेस भी कांस्टेंट है। तो एंड हो जाएगा योर यूटिलिटी आल्सो विल बी कांस्टेंट वैल्यू। तो जब भी यूटिलिटी कांस्टेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या नाम देते हैं इसे हम लोग? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्या नाम देते हैं हम लोग इसे? इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। टेक्निक समझ लो क्या है कि जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी कहीं भी बढ़ गई, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट फॉर ऑल, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में अप्लाई करेगी। क्या? फॉर दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी आप एक्स एंड वाई निकालोगे इन द डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, देन यू विल गेट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा अच्छे से, बढ़िया से? एंड आफ्टर दैट तो ये हो गया। उसके बाद में इफ वी डिराइव इनकम फ्रॉम द आईयूएफ, अगर मैं इनकम निकाल लूं, आईयूएफ मतलब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अगर मैं आईयूएफ बेसिकली आईयूएफ से एम ड्राइव कर लूं, तो यहाँ पे देखिएगा ये था u इज इक्वल टू बार इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन में 4p1 p2। अगर मैंने यहाँ से लिखा m स्क्वायर इज इक्वल टू 4p1 p2 इनटू u बार, तो ये अगर मैंने लिखा m इज इक्वल टू रूट में 4p1 p2 और u बार, तो इस ये हमारा हो जाएगा दैट इज e रूट में 4p1 p2 एंड u बार। ये हो जाएगा आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। क्या हो जाएगा? ये मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। क्या हो जाएगा बेटा? ये मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन, मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। ठीक है,
क्या हो जाएगा बेटा ये मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। क्या हो जाएगा बेटा ये मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। पहले आप इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक जितना मैं आपको बता रहा हूँ अभी। मैं इतने वाले एरिया रख कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन में हमने कितनी डिटेल सीख ली और अभी तो एक पार्ट इसका और रह गया है। फिर मैं उस पार्ट को कराने के बाद हेडिंग समझाऊंगा कि इसकी एक्चुअल में हेडिंग क्या होगी। ठीक है तो जो ई है जिसे हम कहते हैं मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन दैट इज टू रूट यू बार P1 P2। ठीक है टू रूट यू बार P1 P2। नाउ if we differentiate our expenditure function with respect to P1, मान लीजिए मैंने अपने एक्सपेंडिचर फंक्शन को P1 की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मैंने अपने एक्सपेंडिचर फंक्शन को P1 की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया इसको। ठीक है अच्छा अगर आपको ये नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने काम करते हैं कि स्टेप नीचे लिख देता हूँ। मैं एक लाइन नीचे लिख रहा हूँ ये शैडो पढ़ ली शायद। E is equals to minimum of expenditure function is equals to 2 root u bar P1 P2। ठीक है आपने इसको डिफरेंशिएट करा P1 की रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा 2 एज इट इज है u बार और P2 एज इट इज है अपॉन में 2 रूट P1 आ जाएगा। देखो ये मैथमेटिक्स है मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 रूट u बार अलग लिख लिया मैंने रूट P1 अलग लिख लिया रूट P2 अलग लिख लिया। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो अगर मैंने P1 में करा तो बाकी की वैल्यू तो सेम रहेगी कि P1 का डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा आपका u बार P2 अपॉन में P1। ये होगा आपका x की वैल्यू। ठीक है दैट इज ये जो x की वैल्यू होगी दैट इज x की कॉम्पनसेटेड वैल्यू दैट इज x की कॉम्पनसेटेड वैल्यू। अब आप समझिएगा मैं आपके ऊपर समझाना चाहता हूँ ये जो कॉम्पोनेंट वैल्यू दिस इज द फंक्शन ऑफ प्राइवेट एंड कांस्टेंट यूटिलिटी। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्राइवेट एंड कांस्टेंट यूटिलिटी प्राइवेट एंड कांस्टेंट यूटिलिटी। सिमिलरली अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इसको P2 की रिस्पेक्ट में तो ये स्टेटमेंट कह रहा हूँ 2 यहाँ पर है तो रूट P u बार P1 अपॉन में 2 P2 यहाँ से कैंसिल आउट तो यहाँ पे क्या बचा रूट u बार P1 अपॉन में P2 जो ये आपका y कॉम्पनसेटिव विद द फंक्शन ऑफ P1 P2 और u बार। ध्यान रखना है जो xc है या yc है इसको हम दो नाम बोलते हैं या तो बोलते हैं कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन या फिर कहते हैं हिक्स डिमांड फंक्शन। ठीक है क्या नाम देते हैं हम लोग कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन या फिर हिक्स डिमांड फंक्शन। कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन या फिर हिक्स डिमांड फंक्शन। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई। तो अब ये जो मैंने करवाया है कहाँ से करवाया है यहाँ पे जो नोट है इसकी हेडिंग है वो नोट सुन लीजिएगा। इसकी हेडिंग थी मैं आपको बता रहा हूँ आपको अगर वो कहते हैं सॉल्व फॉर IUF minimum expenditure function and fixed demand function by using Marshallian डिमांड फंक्शन। वो कहते हैं कि जो आपने मार्शेलियन को सॉल्व करा है ध्यान रखना हमने जो इससे पहले सॉल्व किया था यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना उसे हम कहते हैं मार्शेलियन। तो कह रहे हैं जो आपने मार्शेलियन को सॉल्व किया ये आपकी मार्शेलियन डिमांड थी। ये क्या थी आपकी मार्शेलियन डिमांड। ये क्या थी आपकी मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। ठीक है तो ये जो आपकी मार्शेलियन डिमांड फंक्शन थी इसकी हेल्प से मैंने पहले इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन सॉल्व किया IUF फिर मैंने मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन सॉल्व किया उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन या फिर फिक्स्ड डिमांड फंक्शन को सॉल्व किया। तो मैं आई मेरी बात आपको ये
क्लियर हुई अच्छे से, बढ़िया से। तो देखो मैंने ट्राई ये करा है कि आपको एक क्वेश्चन में दुनिया की बात सिखा दूं, एक क्वेश्चन में पहले। अब आगे के क्वेश्चन में इतने डिटेल नहीं जाऊंगा, फिर वहां पे मैं आपको हिंट दूंगा। तो मेरे सभी सजेशन आप पहले इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया, चलिए मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, यहाँ ले ध्यान से चीजों को समझिएगा, क्या क्या बातें हो रही है इधर। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हमने वाला कर लिया, शुरू से लेकर एंड तक किया। ठीक है, अब जो अगला मैं क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, दैट इज एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं, सबसे अच्छा वाला। ठीक है, ये उठाया हमने, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू, मतलब सेकंड क्वेश्चन आई थिंक तो वैसे मिनिमम वाला है, मिनिमम वाले देख लेते हैं, मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये है प्रेफरेंस। तो ये जो मिनिमम वाला होता है, ये जो मिनिमम वाला होता है, इसकी खास बात क्या होती है, मैं आपको इसकी खास बात बता देता हूँ। ये जो मिनिमम वाला होता है, ये एल शेप होता है, ये एक्स और ये वाई कैसा होता है, ये एल शेप होता है। जो मिनिमम वाला होता है ये एल शेप होता है। ठीक है, डायग्राम ये कहता है कि मतलब कुछ भी हो, यहाँ पे वाला बंडल सेम रहेगा। अगर मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ से लाइन, जो पॉइंट होता है ना, ये आपको ये शो करता है कि जो हमारे पास बंडल है वो एक फिक्स प्रोपोर्शन पर है। कैसे है वो, फिक्स प्रोपोर्शन पर है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं इस वाले क्वेश्चन के लिए, देखो ये मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, मैं दुकान गया, मैंने पेन अलग लिए, कैप अलग लिए, तो मुझे पता है कि यहाँ पे पेन बनाने के लिए एक कैप चाहिए और एक पेन चाहिए, पूरा मेरे पास मार्कर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1:1 का रेशियो है। कैसे रेशियो है ये, 1:1 का रेशियो। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और लूंगा इधर। मान लीजिए मैं एक ऐसा पेन लेकर आया हूँ जो तो बचपन में हुआ करता था, जिसमें दो कैप है, एक कैप ये है, ठीक है, और एक कैप ये है। मान लीजिए यहाँ पर भी पेन बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर भी पेन बना हुआ है, मान लीजिए इधर भी पेन बना हुआ है, पेन है। तो इसका फिक्स प्रोपोर्शन क्या है, एक पेन के लिए मुझे दो कैप चाहिए, एक पेन के लिए मुझे दो कैप चाहिए। तो क्या है फिक्स प्रोपोर्शन, एक पेन के लिए दो कैप, दो पेन के लिए चार कैप, तीन पेन के लिए छह कैप। तो ये एक प्रोपोर्शन फिक्स है। यानी इसका मतलब क्या है, यू आर ऑलवेज एट द फिक्स प्रोपोर्शन। अगर आपका इंडिफरेंस तो बढ़ता भी है तो वो इसी लाइन पे रहेगा। तो ये एल शेप रहता है, एल शेप। अब आप बोलोगे व्हाई इट इज एल शेप। देखो, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई मैं आपको बंडल दे रहा हूँ 5,10 का, या बंडल दे रहा हूँ 10,5 का, आप बोलोगे नहीं जी मुझे 5,5 चाहिए, वो वही वाला पॉइंट है। क्यों, क्योंकि मैं तो असेंबलिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को तो कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इक्वल चाहिए। तो ये आपका इक्वालिटी पे आ जाए। क्लियर। तो ये जो प्रेफरेंसेस होते हैं, ये एक ऐसा प्रेफरेंस होता है जहाँ पे एमआरएस फेल होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे एमआरएस का मतलब होता है ट्रेड ऑफ। ये जो थ्योरी होती है यहाँ पे फेल होती है, फेल। क्यों, एक बात बताओ, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किया ये वाला, ये जो सॉल्व किया था मार्शल में वेल बिहेव, इनमें खास बात क्या होती है, एज यू इंक्रीज एक्स देन यू हैव टू रिड्यूस वाई। भाई आईसी, जो आईसी कर्वेचर फॉर्म में होते हैं, जो आईसी कर्वेचर फॉर्म में होते हैं, उनकी खास बात क्या होती है, इफ यू वांट टू इंक्रीज सम ऑफ एक्स देन यू हैव टू रिड्यूस सम ऑफ वाई। अगर आप एक्स को बढ़ा रहे हो तो आपको वाई को कम करना पड़ेगा, वही होता है हमारा ट्रेड ऑफ। अब खुद सोचो, ये असेंबलिंग है, ये टुगेदर है। अगर आप लेफ्ट शूज और राइट शूज, दो शूज है लेफ्ट और राइट, है ना, दो अलग अलग शू है, तो अगर आप लेफ्ट शूज ज्यादा लेकर आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली राइट शूज की भी क्वांटिटी बढ़ेगी।
लेकिन इनकम तो कांस्टेंट है मेरे पास। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर मैं एक को बढ़ाना चाहता हूँ, लॉ तो ये कहता है दूसरे को कम करो, पर वो बात तो यहाँ पे फेल हो रही है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ट्रेड ऑफ वाले कंसेप्ट फेल है। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन से यहाँ पर आपका ट्रेड ऑफ वाली थ्योरी फेल होती है। यहाँ पे सिर्फ वही कॉमोडिटीज का यूज होगा जो टुगेदर होंगी, और जो टुगेदर होंगी वहां पे आप लॉ ऑफ डिमांड को भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों? लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड ये तो कहता है, लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंगली अगर किसी चीज की डिमांड आप कम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, भले उसका प्राइस आपका सेम रहा हो। ठीक है, तो ये जो मिनिमम वाले होते हैं इनका नाम बता देता हूँ, इन्हें हम कहते हैं लियोनटिफ मॉडल। लियोनटिफ मॉडल क्या नाम देते हैं हम लोग बेटा? लियोनटिफ मॉडल। ठीक है, इनका मैंने एल शेप बताया। इसका जो क्योंकि एक्सेप्शन है तो इसका जो जनरली कैलकुलेशन होती है वो एट इक्विलिब्रियम रहती है। एट इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो आपको ये बंडल दे या ये बंडल दे, आप हमेशा कहाँ पे आना पसंद करोगे? इक्वालिटी पर, जहाँ पे ये वैल्यू बराबर हो। यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो? बराबर। तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू बराबर होगी, यानी x इक्वल टू 1। मतलब इन दोनों में से जो भी, अब देखो मुझे नहीं पता कि ये मिनिमम है, मुझे नहीं पता इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, तो हम ये मान लेंगे कि सबसे आसान तरीका है कि दोनों को बराबर रख लो, क्योंकि हम हमेशा इक्वालिटी पर आएंगे। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1? क्या होगी मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 1। एंड आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन। अब देखो थोड़ी सी मैथमेटिक्स का रूल बता रहा हूँ, मुझे बताओ एक इसका जो डायग्राम है यहाँ पे कॉर्नर मिल गया। थोड़ी बहुत अगर आपने मैथ सीखी हो कभी, वैसे तो आप सुधी सर के साथ बहुत अच्छी मैथ सीखोगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी आपस में सीधे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कॉर्नर होता है, क्या कॉर्नर का पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? कॉर्नर पे कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? नहीं होता। कॉर्नर पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कॉर्नर पर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। तो ये जो फंक्शन आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस इज नॉट द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, so it is not convex, sorry, it is not strictly convex, it is simply convex preference. ये स्टिकली कॉन्वेक्स नहीं है, ये स्टिकली कॉन्वेक्स नहीं है। क्यों स्टिकली कॉन्वेक्स नहीं है? क्योंकि ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता ट्वाइस। समझ में आ गई मेरी बात आपको? मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 इन द बजट इक्वेशन ये हो गया p1x प्लस का p2y इज इक्वल टू m। p1x प्लस का p2y इज इक्वल टू m, और इस x की वैल्यू को, या मैंने y की वैल्यू को, x की नहीं y की वैल्यू को, ये y की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। p1x प्लस का p2x इज इक्वल टू m, x मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा p1 प्लस p2 इज इक्वल टू m, और x की वैल्यू आ गई m अपॉन में p1 प्लस का p2, x इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस का p2, x इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2, x इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2। जैसे ही x की वैल्यू आई तो y की वैल्यू आ गई, दैट इज m अपॉन में p1 प्लस p2, y इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2, y इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2। यहाँ तक की मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो पहले ये मार्शलियन सॉल्व हो गया। ध्यान रखना, दिस इज द मार्शलियन। जब भी आपकी ऑप्टिमम वैल्यूज इनकम और प्राइसेस का फंक्शन होंगी, जब भी आपकी ऑप्टिमम वैल्यूज इनकम एंड प्राइसेस का फंक्शन होंगी, किसका फंक्शन? इनकम एंड प्राइसेस का फंक्शन होंगी, तब आप उसको क्या बोलोगे? मार्शलियन डिमांड। कोई पूछे व्हाट इज द मार्शलियन डिमांड? मार्शलियन डिमांड इज व्हाट व्हेन द डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस। ठीक है, तो आपका x इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस और इनकम आ गया, दैट इज m अपॉन में p1 प्लस p2, एंड y इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस और इनकम आ गया, दैट इज m अपॉन में p1 प्लस p2। ये हो गई आपकी मार्शलियन डिमांड। क्या नाम दोगे इसे बेटा?
इसे आप नाम दोगे मार्शेलियन डिमांड। क्या नाम दोगे आप इसे बेटा? मार्शेलियन डिमांड। ठीक है, क्या नाम दोगे आप इसे बेटा? मार्शेलियन डिमांड। समझ में मेरी बात आपको यहाँ तक? आफ्टर दैट क्या होगा? अब ये होगा कि वही मैंने जो आपको नोट बताया था, नोट अब मैं उसको जरा हेडिंग में लिख दूंगा, दैट इज डिराइव द IUF minimum expenditure function and Higgs demand function by using Marshallian demand, by using Marshallian demand, by using Marshallian demand, by using Marshallian demand, मतलब Marshallian demand को यूज करके आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, Marshallian demand को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मार्शलियन डिमांड आपको दे रखी है, तो आप क्या करोगे? आप पहले पुट कर दोगे, पुट दी मार्शलियन डिमांड in the direct utility function। ठीक है, तो वो आ गया आपका u इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x कॉमा y, u इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x कॉमा y, u इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ x कॉमा y। आपने क्या करा? ये जो वैल्यूज है उनको उठा के यहाँ रख दिया। मिनिमम ऑफ x, x की जगह पे आपने रखा m अपॉन में p1 प्लस p2 और y की जगह रखा m अपॉन में p1 प्लस p2। एक बात बताओ मुझे गाइस आप लोग, मिनिमम ऑफ दिस है, दोनों में से कौन सी कम है? अरे ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों सेम होंगी तो कोई भी मिनिमम नहीं है, दोनों को दोनों मिनिमम ही है, कम ही है दोनों की दोनों, है ना? सेम है तो आप कोई भी वैल्यू रख लो, एक ही बात होगी, ये होगी m अपॉन में p1 प्लस p2। तो आपकी यूटिलिटी किसके बराबर आएगी? u इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2, u इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2, u इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2। ध्यान रखना आपकी इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो गई? वो भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। क्या हो गई बेटा? वो भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। मतलब इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट है, इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइसेस भी कांस्टेंट है, तो आपकी जो यूटिलिटी है वो भी कांस्टेंट होगी। इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइसेस भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे यूटिलिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट। इनकम भी कांस्टेंट है, प्राइसेस भी कांस्टेंट है, तो इसको हम नाम देंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। क्लियर? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? इसे हम नाम देंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। आफ्टर दैट डिराइव द इनकम फ्रॉम IUF। तो कैसे होगा? आपको दे रखा है u बार इज इक्वल टू m अपॉन में p1 प्लस p2, तो मैंने क्या करा? m इज इक्वल टू रखा u बार इंटू p1 प्लस p2 कर दिया। तो ये जो m है इसको आप E बोल दो और इसे बोलते हैं मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन। मतलब जो आप m इज इक्वल टू कर देते हो इनकम इज इक्वल टू, और वो इनकम अगर यूटिलिटी का फंक्शन हो जाता है जो कि कांस्टेंट है, उससे आप कहते हो मिनिमम एक्सपेंडिचर। टेक्निकली ये हिग्स की थ्योरी है, टेक्निकली ये किसकी थ्योरी है? ये आपकी हिग्स की थ्योरी है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? बढ़िया से बिंदास से। तो ये हमारा ये आ गया। अब आफ्टर दैट मुझे क्या करना है? मैं अब सॉल्व करूंगा हिग्स डिमांड। मैंने IUF सॉल्व कर दिया, मिनिमम एक्सपेंडिचर सॉल्व कर दिया। ठीक, अब सॉल्व करेंगे हम लोग IUF यानी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो ये E आ गया u बार p1 प्लस p2। ठीक है, नाउ
differentiate this E with respect to P1, then you will get U bar into 1 plus 0, that becomes only U bar. ये हो गया आपका compensated demand, which is a function of utility. Similarly, differentiate E with respect to P2, then you will get U bar into 0 plus 1, that is U bar. ठीक है, that is U bar. ये हो गया आपका y compensating के फंक्शन ऑफ यूटिलिटी। तो ये जो मैंने सॉल्व किया है xc yc, दिस इज द नोन एज हिग्स डिमांड फंक्शन। इसे क्या नाम देंगे हम लोग? हिग्स डिमांड फंक्शन। मतलब आपने ध्यान दिया होगा ये स्टेप सेम, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सेम रहेगी, स्टेप सेम रहेंगे और फंक्शन बदलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से जल्दी कॉपी पेस्ट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट करिए बेटा इसको आप। मैं आधा एरिया कर देता हूँ। तो अगला वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो है लीनियर यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो अगला वाला है यहाँ पे यूटिलिटी इक्वल्स टू x प्लस का y। ठीक है, और बजट लाइन है p1 x प्लस का p2 y इज इक्वल्स टू m। ठीक है, अब मैं जनरली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिफरेंशिएट मैंने सॉल्व किया। देखिए, इसका पहली बात तो इसका नाम होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर प्रेफरेंस, या आप इसको नाम देते हो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एक आप इसे नाम देते हो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या नाम देते हैं बेटा आप लोग इसे? अच्छा, मैं बता देता हूँ, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा। यूटिलिटी इज इक्वल टू x प्लस का y। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो आज कैमरे की जो सेटिंग हुई है इस वजह से आपको यहाँ पे शायद बल्ब का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा इधर। तो ये लीनियर प्रेफरेंस, राइट। तो देखिए होता क्या है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि अगर मैं इसका MRS निकालता हूँ तो फॉर्मूला होता है mu(x) अपॉन में mu(y). और ये जो प्रेफरेंस होते हैं ये वो होते हैं जो आप रिप्लेस कर सकते हो, दे आर इजीली रिप्लेसेबल, जिन्हें आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो, जिनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। तो एक खास बात क्या होती है, मान लीजिए इसका MRS आप बात कर रहे हो mu(x) अपॉन में mu(y), तो अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो देन यू विल गेट 1, एंड इफ यू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y देन यू विल गेट 1। तो जो MRS इज 1, और जो स्लोप ऑफ वर्जिन लाइन होता है दैट इज इक्वल टू p1 by p2। मजे की बात क्या है, ये जो 1 है ये इसका जो MRS है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये जो प्राइस रेशियो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होता है जी, ये जो 1 है जो MRS है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो प्राइस रेशियो है वो भी एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? वो भी एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो भी एक तरह की कांस्टेंट वैल्यू होती है। अभी आपने देखा होगा कि हमने अभी तक ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमने लेग्रांज मल्टीप्लाई यूज करा क्योंकि वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल था। दूसरे क्वेश्चन में हमने जो लियोंटिफ था, जो मिनिमम था, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, उसमें हमने लेग्रांज यूज नहीं किया, उसके अंदर हमने एक अलग मेथड यूज किया। अब ये वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करें इसके अंदर हम लोग अलग मेथड यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि उसको मैं सॉल्व कैसे करना। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द
क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट। तो इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अब इनको बताओ, इफ वी कंपेयर MRS with price ratio, then we'll get three cases। भाई एक बार बताओ, अगर हम एक कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, इफ वी कंपेयर वन कांस्टेंट वैल्यू विद अदर कांस्टेंट वैल्यू, इफ वी कंपेयर वन कांस्टेंट वैल्यू विद अदर कांस्टेंट वैल्यू, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ वी कंपेयर one constant value with another constant value, then what we'll get from here, we will get three cases। क्या केस नंबर 1 सुनिएगा, केस नंबर 1 ये हो सकता है कि जो एमआरएस है वो प्राइस रेशियो से ज्यादा होगा, पहला केस। दूसरा केस मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, दूसरा केस हो सकता है कि एमआरएस प्राइस रेशियो से कम हो, दूसरा केस हो सकता है कि एमआरएस प्राइस रेशियो से कम हो, दूसरा केस क्या हो सकता है, एमआरएस प्राइस रेशियो से कम हो, ये दूसरा हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है कि एमआरएस प्राइस रेशियो के बराबर हो, ये तीसरा केस हो सकता है कि एमआरएस जो हो प्राइस रेशियो के बराबर हो। तो पहले ये वाला केस देख लेते हैं हम लोग। देखो किसी भी चीज को देखने के दो सेंस होते हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई चीज खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो एक तो आप कोई भी चीज को खरीद रहे हैं, एक तो उस चीज को खरीदने के बाद जो आपको उससे यूटिलिटी मिलेगी, जो आपको कमोडिटी से यूटिलिटी मिलेगी, एक तो वो मैटर करती है, साथ साथ उस चीज को खरीदने के लिए जो उसका प्राइस है वो मैटर करता है। मतलब एक तो प्राइस भी आपका कंट्रोल में हो और यूटिलिटी भी आपको ज्यादा मिले, ठीक है। अब एक बात समझो, अब मैं इसको आपको प्राइस सेंस में दिखा रहा हूँ, ठीक है, एमआरएस ज्यादा प्राइस रेशियो से, तो ये सुनिएगा, कोई भी रेशियो कम होता है तो, है ना, तो ये ऐसा होगा कि P1 पर P2 कम है। कोई भी फ्रैक्शन कम कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। क्या होता है, उसका डिनोमिनेटर ज्यादा। क्या होता है बेटा, उसका डिनोमिनेटर ज्यादा। कोई भी फ्रैक्शन कम कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। अब बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, गुड 2 का प्राइस, डिनोमिनेटर क्या है, गुड 1 का प्राइस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि गुड 2 जो है वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो गुड 2 है, गुड 2 इज रिलेटिवली expensive देन गुड 1। जो गुड 2 है वो गुड 2 से रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, गुड 2 जो है वो गुड 1 से रिलेटिवली एक्सपेंसिव है। और इन टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि या तो हम x को कंज्यूम करें या फिर हम लोग y को कंज्यूम करें, ठीक है, या हम x को कंज्यूम करें या हम लोग y को कंज्यूम करें। हम दोनों में किसी एक गुड को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि जो गुड्स है वो इजीली रिप्लेसेबल है। देखो मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है, कुछ दिन पहले मैं क्लास ले रहा था, कुछ दिन पहले ऑनलाइन बच्चे भी आ रहे थे, ठीक है। मतलब जो क्लास ऑनलाइन ही होती थी वो मैं लेता था वैकम पे लिखता, मतलब राइटिंग पैड होता उस पर लिखता हूँ मैं। तो दोनों को दोनों इजीली रिप्लेसेबल है। तो एक बार बताओ, मेरी मर्जी है ना कि आगे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इट्स माई चॉइस, ठीक है। और अगर मुझे खरीदने में चॉइस आ रही है कि इधर मुझे कंज्यूम करना हो व्हाइट बोर्ड या फिर मुझे कंज्यूम करना हो, खरीदना हो वो वैकम जो राइटिंग पैड होता है, मेरी चॉइस है। तो मैं प्राइस की तरफ देखूंगा कि जो चीज एक्सपेंसिव है उसे मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं रैशनल कंज्यूमर हूँ। रैशनल कंज्यूमर नेवर कंज्यूमर एक्सपेंसिव कमोडिटी। तो यहाँ पे जो गुड 2 होगा, गुड 2 की डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, ओनली एक्स। और रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज कंज्यूमर चीप कमोडिटी। चीप इसका मतलब ये नहीं होगी कि वो खराब होगी, ध्यान रखना। जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं वो बिल्कुल सेम नेचर के होते हैं, जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं वो बिल्कुल सेम नेचर के होते हैं। मैं आपको जोड़े एग्जांपल दूं, ये दो तरह के मार्कर है मेरे पास, एक मार्कर है रेफिलो कंपनी का और एक मार्कर है मेरे पास रोडिटो कंपनी का, ठीक है। दोनों को लिखने का तरीका थोड़ा सा फर्क है, बट मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ, मैं वाला मार्कर नहीं लिख रहा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इजीली रिप्लेसेबल। मैंने इसको छोड़ के इसे कंज्यूम करा है, इसका मतलब मेरी जो क्वांटिटी है अदर मार्कर की वो जीरो हो गई, और मैं सारा खर्चा कौन से मार्कर पे कर रहा हूँ, इस वाले मार्कर पे कर रहा हूँ, तो ओनली एक्स कंज्यूम कर रहा हूँ। अगर मैं ओनली एक्स ले रहा हूँ तो P1x प्लस का P2y ओनली एक्स है, एक्स है कितना मुझे वो नहीं पता, अगर ये बात तो कंफर्म है कि जो गुड y है वो जीरो होगा। इफ आई पुट गुड y इक्वल्स टू जीरो हियर, तो ये आ गया P1 into x is equals to m,
और x इज इक्वल टू m अपॉन में p1। ठीक है, x की वैल्यू m बाय p1 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई, तो y तो मैं 0 कंज्यूम कर रहा हूँ और x की वैल्यू m बाय p1 है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे m बाय p1 है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0। x की वैल्यू m बाय p1 है और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया, दिस इज द मार्शल डिमांड ऑफ केस 1। दिस इज द मार्शल डिमांड ऑफ केस 1। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, जरा डायग्राम समझिएगा इसका, ये x ये y, देखिए ये है मेरी बजट लाइन, दिस इज माय बजट लाइन। अच्छा एक बात बताओ, मजे की बात बताओ, पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये बजट लाइन है स्ट्रेट लाइन है, मानते हो इस बात को? ये जो बजट लाइन है कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो बजट लाइन है कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ये जो बजट लाइन है कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और जो इंडिफरेंस कर्व है ये x प्लस का y, ये कैसा कर्व होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। मानते हो इस बात को? नहीं मानते? ये कैसा कर्व होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। यानी इंडिफरेंस कर्व भी स्ट्रेट लाइन और बजट लाइन भी स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व भी स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन भी स्ट्रेट लाइन। बट प्रॉब्लम ये है कि कौन कहां बनेगा। एक अगर मैं दोनों को एक ही डायग्राम में लेकर रहा हूं तो मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं, बजट लाइन यानी बजट का हमेशा टारगेट होता है कि हम खर्चा कम से कम करें, ये टारगेट होता है हमारा, हम खर्चा कम से कम करें और यूटिलिटी को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूम करें, मतलब यूटिलिटी मैक्सिमाइज्ड हो, यूटिलिटी मेरी मैक्सिमम हो और बजट मेरा, खर्चा मेरा कम से कम हो। तो यूटिलिटी मेरी मैक्सिमाइज हो और खर्चा मेरा मतलब कम से कम हो। तो ध्यान रखना, जो बजट लाइन होगी वो इनवर्ड होगी, टूवर्ड्स ओरिजिन होगी, और जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो मैं आपके लिए पहली बात तो बता देता हूँ कि इसका जो आंसर आया वो ये आया है। अगर मुझे इंडिफरेंस कर्व बनाना है तो मुझे पूरे डायग्राम में ऐसी जगह एक पॉइंट लेना पड़ेगा या जहां से डायरेक्शन लेना पड़ेगा जहाँ पे y इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू m बाय p1 हो और वहां पे बजट लाइन का पॉइंट भी कट हो रहा हो और इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट भी कट हो रहा हो। मैं आपको बता देता हूँ वो पॉइंट ये वाला होगा। क्यों? ये वो पॉइंट है जहाँ पे x इक्वल टू m बाय p1 है, y इक्वल टू 0 है, एक बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पे बजट लाइन भी है और तीसरी बात यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व भी आ गया, दिस इज माय इंडिफरेंस कर्व। अब आप बोलोगे सर इंडिफरेंस कर्व आपने ऐसा क्यों बनाया? इंडिफरेंस कर्व कैसा बनाऊंगा, बट इससे थोड़ा इधर बनाऊंगा, बजट लाइन के थोड़ा सा बाहर की तरफ। वाई? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व हमेशा मैक्सिमाइज होता है। इनफाइनाइट आईसीज में से कितने भी आईसीज हो सकते थे, बजट लाइन पे जो आईसी सबसे लास्ट में कट करेगा वो होगा मेरा फाइनाइट आईसी। मान लो एक आईसी में वो बना दूं यहाँ यहाँ यहाँ, फायदा नहीं होता ना, क्योंकि बजट लाइन तो इधर है, बाहर की तरफ फायदा किया। तो और आईसी में यहाँ 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 नहीं, फायदा नहीं। क्यों? मुझे सारे आईसी में से हाईएस्ट देखना है, सो दिस इज माय हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। क्लियर? तो ये मेरा केस नंबर 1 बन गया। ठीक है, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1। अच्छा, अब बनेगा जी केस नंबर 2। केस नंबर 2। ठीक है जी, केस नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो कैसे बनेगा जी केस नंबर 2? दैट इज एमआरएस इज लेस देन प्राइस रेशियो। ठीक है, पहले वाले मैंने लिया था मोर देन प्राइस रेशियो, अब लेस देन प्राइस रेशियो। इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा, यानी ये ज्यादा है, यानी गुड टू कम दिख रहा है। तो हमारा अब यहाँ पे गुड 1 जो है दैट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे टर्म लिया रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब अगर कोई चीज सस्ती है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक महंगी हो गई, अगर कोई चीज सस्ती है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिक महंगी हो गई। देन गुड 1, ठीक है, गुड 2 सॉरी। तो जो रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, ओनली गुड 2, ओनली वाई लेगा वो, और एक्स को कितना लेगा 0। अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पुट कर दूं बजट लाइन के अंदर p1 x प्लस का p2 y इज इक्वल टू इनकम, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ उठा रख दी, तो ये बन गया 0 प्लस का p2 y इज इक्वल टू m और y इज इक्वल टू m अपॉन में p2, और x की तो वैल्यू थी ही 0, तो ये मेरी यहाँ पे हो गई
एक्स और वाई की वैल्यूज। तो मैं मेरी बात आपको बेटा अच्छे से। अब अगर मैं इसका इंडिफरेंस का बनाता हूँ डायग्राम, अब मैं केस नंबर 2 का बनाता हूँ। ये मेरी बजट लाइन है। अब ये बताओ x इक्वल टू 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर 0 होगा। तो पूरे y एक्सिस पर मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन मैं वाला पॉइंट ले लूँ ना जहाँ पे मेरी बजट लाइन भी आ रही है। और अब बनाऊंगा मैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की खास बात क्या होती है कि वो हमेशा बाहर की तरफ बनता है। क्या खास बात होती है उसकी, तो वो हमेशा बाहर की तरफ बनता है। इंडिफरेंस कर्व हमेशा बाहर की तरफ बनता है। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। दिस इज बेसिकली केस नंबर 2 को हमने यहाँ पे दो केस बनाए। केस नंबर 1 जब एमआरएस इज मोर देन प्राइस रेशियो, केस नंबर 2 व्हेन एमआरएस इज लेस देन प्राइस रेशियो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दो केस बनाए। तीसरा केस इंटरेस्टिंग है, वो मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिएगा केस नंबर 3, व्हेन एमआरएस इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो। देखिए अभी तक मैं कह रहा था कि प्राइस रेशियो ज्यादा है, प्राइस रेशियो कम है, गुड वन रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, गुड टू रिलेटिवली चीपर है, ऐसे से बातें कर रहा था। अब क्या है, अभी जो है बराबर है। तो मैं कह सकते हैं कि जो दोनों गुड्स है वो रिलेटिव टर्म में इक्वल है, इन प्राइस टर्म्स। दोनों गुड्स जो है रिलेटिव टर्म में सेम है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिलेटिव टर्म में। रिलेटिव टर्म में ये आ जाता है कि अगर उससे कोई यूटिलिटी मिल रही है तो वो ज्यादा मिल रही होगी, अगर कोई चीज महंगी है। तो अगर ये बराबर होगा तो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि आपकी चॉइस है। अब देखिएगा आपकी चॉइस है, क्या चॉइस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये आपकी बजट लाइन, ठीक है। और मजे की बात क्या है, जो स्लोप बजट लाइन का वही स्लोप इंडिफरेंस कर्व का है। यही आपका इंडिफरेंस कर्व, ये आपका इंडिफरेंस कर्व होगा। मतलब सेम ही आपका बजट लाइन, सेम ही आपका इंडिफरेंस कर्व, सेम ही आपका बजट लाइन, सेम ही आपका इंडिफरेंस कर्व। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पॉइंट्स आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व पर होगा वो सबका सब आपका ऑप्टिमम पॉइंट होगा। वो कौन कौन सा हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, और वो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब वो x इक्वल टू एम बाय पी वन और y इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एम बाय पी टू भी हो सकता है, या वो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, वो इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये हमने बेसिकली यहाँ पे हमने जो सीखे हैं तीन प्रेफरेंसेस सीख ली हैं। वैसे तो स्टैंडर्ड वाले हमने सीख लिए हैं, अब हमारे पास अराउंड 15 हैं, ठीक है। तो समय इन्हीं में लगेगा, 2 से 3 क्लासेस लगेगी मुझे इन सबको सिखाने में। उसके बाद में आप काफी हद तक काफी एडवांस लेवल चीजें सीख जाओगे, ठीक है। तो अच्छा मैंने इस पे जानबूझ के चीज नहीं करवाई है आपको, वो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या, derive the IUF minimum expenditure function and the Higgs demand function by using Marshalling demand। तो ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, इन्हीं केसेस को इस्तेमाल करके जैसे कि पहले आपने सीखा था ऐसे ही अब मार्शलियन डिमांड को यूज करके आपको हिग्स डिमांड निकालना है, आईयूएफ निकालना है और मिनिमम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को। तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं आज जो मैं डिस्कस किया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यूशन रहेगा। तो जो आपने प्रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो अगली क्लास में यहीं से ही कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए आप यही करिए कि जितना मैंने पढ़ा रखा है उसको स्टडी करिए, और जो रिकॉर्डिंग पोर्टल है जिनको गाइडेंस मिल गई है वो अपना पढ़ते रहे उसी अकॉर्डिंग, जिनको नहीं मिली है और जो रिकॉर्डिंग में भी जो भी देख रहे हैं रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी जिनको नहीं मिली है वो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं टाइम निकाल के आपसे एक बार डिस्कस जरूर करूंगा। डेफिनेटली मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद द
some more questions. Okay, have a nice day. Thank you. Bye, take care.